बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। नाइडोब्लास्ट की जगह पे इसके पास स्पेशल तरह का सेल्स है जिसका नाम है कॉलोब्लास्ट, जिसको हम लोग लेजो सेल्स भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में था। अब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आते हैं। जो टीनोफोरा होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? वॉलनट देखे होगे, खाए भी होगे वॉलनट, तो बस वॉलनट के जैसा दिखता है। ये कैसा दिखने वाला है? ठीक है, इस तरीके से ये इसका सरफेस हो गया। इधर अगर ये मान लो इसका माउथ वाला एंड होगा जो कि ऊपर की तरफ से होगा, इमेजिन करना होगा, ये 3D है, तो अगर ऐसे माउथ होगा तो इसको ओरल एंड कहेंगे, है ना? बात नहीं, इधर ध्यान दो, इसको ओरल एंड कहेंगे। और माउथ के उल्टा वाला जो होता है उसको एबोरल कहते हैं। कभी भी याद रहे, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिधर माउथ होता है वो ओरल होता है और उसका उल्टा वाला जो होता है वो क्या होता है? एबोरल। तो यहां अगर माउथ है तो ये ओरल हो गया और ये क्या हो गया? एबोरल। क्यों बोल रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। अब यहां पे क्या होने वाला है? इसका जो बॉडी, पूरा बॉडी वॉल है, ऐसा नहीं कि खाली होता है, पूरा बॉडी वॉल है। अब बॉडी वॉल जो होगा वही है, डिप्लोब्लास्टिक होने वाला है। डिप्लोब्लास्टिक होने वाला है, इसका मतलब है डिप्लोब्लास्टिक होने वाला है, इसका मतलब है कि 2 जर्मिनल लेयर होगा और फिर मेजोगिलिया होगा। यहां मेजोगिलिया की वजह से वापस से ये जिलेटिनस दिखता है, कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। कॉम्ब क्यों लगा वो अभी बताने वाले हैं, लेकिन जेली दिखता है। तो जेली दिखता है, क्यों दिखता है, समझ में आ गया? किसकी वजह से दिखेगा? मेजोगिलिया। आप देखना इसके बॉडी के ऊपर क्या होगा, ऐसे करके प्लेट होता है, ये ऐसे करके प्लेट होता है। टोटल कितने प्लेट हो गए? 8 प्लेट। 4 दिखाई दे रहा है, 4 बोर्ड के पीछे है, 4 तो दिखाई दे रहा है और 4 जो है वो बोर्ड के पीछे है। तो टोटल प्लेट्स जो होते हैं वो 8 प्लेट्स होते हैं, है ना? और इन प्लेट्स के ऊपर में कौन होता है? तो इन प्लेट्स के ऊपर में इस तरीके से सीलिया अटैच्ड होता है। यहां पे ऐसे करके सीलिया जो है वो अटैच्ड होता है। तो बताना ये कॉम्ब के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉम्ब ऐसा ही होता है ना, जो घर पे कॉम्ब यूज करते होगे वो ऐसा ही होता है। तो जस्ट लाइक ये कॉम्ब के जैसा दिख रहा है, मतलब ये प्लेट हो गया और प्लेट के ऊपर सीलिया है, तो अपीयरेंस कैसा हो गया? कॉम्ब के जैसा। और बाकी मेजोगिलिया की वजह से क्या है? जेली। मेजोगिलिया टीनोफोरा में लाइटनिंग क्यों होता है? अरे आगे ही पूछ रहा है, कौन है? शिवम। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी रुको, टीनोफोरा का स्पेलिंग सही लिखो, है ना? तो ये चीज जो है यहाँ पे कॉम्ब प्लेट होगा। तो ये कितने कॉम्ब प्लेट होने वाले हैं? 8 कॉम्ब प्लेट होने वाले हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स। 8 कॉम्ब प्लेट्स consist of cilia that helps in motility। मतलब ये कैसा होगा? सेसाइल की मोटाइल? मोटाइल होगा। आंसर खुद ही आ रहा है कि इसके बॉडी पे वॉल प्लेट होंगे। कितने वॉल प्लेट होंगे? 8 होंगे। सीलिया की वजह से वो वॉल प्लेट कॉम्ब के जैसा लिखता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है कॉम्ब प्लेट। सीलिया है, मूवमेंट में मदद करेगा, इसमें कोई दिक्कत है? अब यहां पे क्या होगा? ये बॉडी वॉल हो गया। बॉडी वॉल के अंदर वाले सरफेस पे क्या होता है? कुछ पिगमेंट्स होते हैं। आप ध्यान से देखना, मेन फीचर बता रहे हैं। बॉडी वॉल के अंदर की तरफ यहां पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यहां पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यहां पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक ही पिगमेंट लेके चलते हैं। यहां कुछ पिगमेंट्स होते हैं और जो पिगमेंट्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट पे क्या होने वाला है? मान लो कि वहां से कौन आया? सनलाइट आया। समुद्र में कहां पे पाया जाएगा? ये समुद्र में एकदम सतह पे पाया जाता है, प्लेज़ोइक होता है। प्लेज़ोइक कहने का मतलब क्या हो गया? समुद्र के एकदम टॉप व्यू पे पाया जाएगा। ये नहीं कि एकदम समुद्र की गहराई में होगा।
टीनोफोरा हमेशा समुद्र के कहां पाया जाता है, ऊपर वाले रीजन पे, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सरफेस पे पाया जाता है। अब देखो समुद्र के सरफेस पे ये चल रहा है अपना, है ना। अब उधर से सनलाइट आया, तो सनलाइट इसके बॉडी पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो सनलाइट जो आया वो इधर से आया और इसके बॉडी पे गिरा, बॉडी वॉल को पिगमेंट के ऊपर टकराया, ये पिगमेंट था, पिगमेंट के ऊपर टकराया। जैसे ही वो पिगमेंट के ऊपर टकराया तो सनलाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। फिजिक्स में पढ़े होगे, सनलाइट जो होता है व्हाइट लाइट होता है, और व्हाइट लाइट जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे, अच्छा व्हाइट लाइट क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट की मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है। व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है, उसमें 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट है, होते तो बहुत है, अभी 7 की बात करते हैं, जिसको विविगियोर कहा जाता है ना। तो क्या होगा कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट आया और ये इस पे पड़ेगा और क्या होगा, ये टूट जाएगा। ये यहां पे टूट गया, तो ये लगता क्या है कि यहां पे कुछ है, सनलाइट गिरा और जब लाइट निकला तो कैसा लगा, रेनबो के जैसा। तो कलरफुल दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, यानी कि इसमें लगता है कि इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये एमिट कर रहा है, कुछ हुआ नहीं, एमिट कर रहा है। प्रिया आनंद, हाँ व्हाइट लाइट जो होता है पॉलीक्रोमेटिक होता है, तो ये जो है वो एमिट कर रहा है। इस फेनोमेना को कहते हैं बायो इल्यूमिनेसेंस। बायो मतलब क्या हुआ, बायो मतलब लाइफ, और लुमिनिसेंस का मतलब चमकने वाला, है ना। तो इल हटा दिया गया है, तो लुमिनिसेंस मतलब चमकने वाला, और बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग सिस्टम का पार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं इट कैन emit light है ना। तो बायोलुमिनेसेंस का फीचर शो किया कि नहीं किया, तो शो किया। ये कौन था, व्हाइट लाइट था, और यहां से जो है ये इस तरीके से एमिट हो रहा है व्हाइट लाइट। तो अब क्लियर हो चुका है, अब क्लियर हो चुका है। जिसका भी क्वेश्चन था कि लाइट कैसे एमिट करता है, फेनोमेना समझ में आ गया। हमें सिर्फ एक लाइन याद रखना है, सीधा बोल के आना कि बायोलुमिनेसेंस शो करता है। क्यों में ये सवाल का आंसर देना है, क्यों नहीं पूछा जाएगा, सीधा फीचर पूछा जाएगा कि इसके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है। तो हाँ है, ये लाइट को एमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कैसे, तो वो हम तुमको समझा दिए कि कैसे, लेकिन कैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे लिए इतना काफी है कि इसके पास लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी है। फेनोमेना का नाम होता है बायोलुमिनेसेंस। क्लियर हो चुका है। तो ये टीनोफोरा का सबसे खास फीचर था। अब टीनोफोरा के अगले फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो टीनोफोरा में क्या होने वाला है, जो टीनोफोरा है यहां पे जो माउथ वाला एंड है, इसी को माउथ वाला एंड कह देते हैं, माउथ हो गया। तो जो माउथ वाला एंड है वहां पे टेंटिकल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे नाइडेरिया में हम ऐसा नहीं बताए, नाइडेरिया में हम सीधा बोले टेंटिकल्स होगा, मतलब होगा, चाहे अम्ब्रेला हो चाहे पॉलिप हो, कोई मैटर नहीं है, टेंटिकल्स होगा। लेकिन टीनोफोरा में याद रहे, टेंटिकल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर होगा तो सिर्फ 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। वहां बहुत सारा होता है। अगर हाइड्रा की ही बात करें तो 8 to 14 इन नंबर होता है, और जो मेडुसा वाला है उसमें तो बहुत सारा होता है, तो वहां नंबर का हम बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां कितना होने वाला है, सिर्फ 2 होने वाला है। तो यहां पे जो टेंटिकल्स का संख्या होने वाला है वो इस तरीके से 2 होने वाला है। तो ये टेंटिकल्स है। may or may not be present if present then 2 in नंबर। अगर प्रेजेंट होगा तो इसका नंबर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। क्लियर हो चुका है। तो ये रहा अच्छा, सीलिया जो बनाया है सब पे सीलिया होगा, बराबर होगा, जैसा इस पे बनाया है वैसा ही सब जगह होगा। तो सीलिया यहां पे पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि टीनोफोरा का नाम है ए नाइडेरिया। टीनोफोरा तो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब क्या कहना चाह रहे हो शिवम ऋषि, सावन कुमार, या तो सिर्फ डिस्पर्स करता हो, है ना। क्या डिस्पर्स करता है, लाइट की अगर बात कर रहे हो
डिस्पर्स करता है। लाइट की अगर बात कर रहे हो तो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करके एमिट ना कर रहा है जी। पिगमेंट का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब। पिगमेंट नहीं पढ़े हो? क्लोरोफिल वगैरह क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो वो काम, इसके पास तोड़ने की कैपेबिलिटी है, वो अलग बात है। और बिल्कुल लाइट अपने आप कहां से एमिट कर देगा? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन दिस अर्थ कहां है? सन ही ना है, तो अपने आप थोड़ी बना देगा, कुछ ना कुछ फॉर्म तो क्रिएट करेगा ना। तो ये काम ये करता है। तो ए नाइडेरिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास नाइडोब्लास्ट नहीं है। नाइडोब्लास्ट की जगह पे इसके पास कॉलोब्लास्ट है, मतलब लैसोसेल है ना। उसके अलावा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लियर हो चुका है। अब आते हैं इसके आगे। अब एकदम आसान है क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बोले अगर हम, तो कैसा होने वाला है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, 100% मेराइन होगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखते हैं एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव वर्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 100%। कहीं भी एक्सक्लूसिव वर्ड है मतलब कोई और चीज नहीं होने वाला है, वही होने वाला है। तो 100% मेराइन मतलब एक्सक्लूसिवली मेराइन, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेज़ेइक मीन्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सी, समुद्र के सरफेस पे पाया जाएगा। इसलिए हो सकता है क्वेश्चन, अब मान लो हम ये बता के निकल लिए लेकिन ऑप्शन में वो वर्ड ना देके ये वर्ड दे दिया हो, तो इसका मतलब क्या होगा? वो वहां पे कहां पे पाया जाएगा? सरफेस पे। अगर एकदम जमीन पे पाया जाएगा तो उसको बेंथिक कहते हैं। आएगा वो टर्म भी जब हम इकानोडर्माटा पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें यहां पे और कैसा फीचर होने वाला है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। सिमेट्री जो होगा वो कैसा होगा? रेडियली सिमेट्रिकल होगा। रेडियली सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो ये चीज हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो अब तुम सीधा बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सिमिलर टू दैट ऑफ सिलेंट्रेटा। अलग से हम क्यों पढ़े बिना मतलब का? हम सीधा बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सिमिलर टू दैट ऑफ क्या? सिलेंट्रेटा। तो वापस से अगर हम रिपीट कर दें डाइजेशन के बारे में, तो इसके अंदर जो डाइजेशन होने वाला है वो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा, सेम कहानी है, फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी सरफेस। तो हम सेम चीज लिख देते हैं, डाइजेशन, respiration and excretion similar to नाइडेरिया। तो मतलब नाइडेरिया अगर पढ़ लिए तो इसका ये वाला काम हो गया तुम्हारा कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो नाइडेरिया में होता है वही चीज क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है। इसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें हम यहां पे, अच्छा लोकोमोशन में तो मोटाइल होता है, वो पहले ही बता दिए, सीलिया है मतलब मोटाइल होगा। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये भी सिमिलर होने वाला है, मतलब न्यूरॉन्स कैसा होने वाला है? डिफ्यूज टाइप का। तो हम यहां बात कर सकते हैं नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड टाइप, मोटाइल, सीलिया हेल्प्स इन मोटिलिटी। सीलिया जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसा होने वाला है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं तो यहां पे कभी भी किसी भी तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट occurs in टीनोफोरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टीनोफोरा में कभी भी नहीं होगा। टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हम यहां बोल सकते हैं ए नाइडेरिया shows only sexual रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, लेकिन एनिमल कैसा होने वाला है, हर्माफ्रोडाइट, आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब हो गया मोनोइसियस या फिर बाइसेक्सुअल। तो ये फर्टिलाइजेशन यहां मतलब ये ऑर्गेनिज्म हो गया, यानी कि यहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, एक ही टीनोफोरा जो है वो क्या कर सकता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट कर सकता है। डेवलपमेंट जो यहां होगा वो इनडायरेक्ट होगा। यहां भी हम लार्वा का नाम बता देंगे, साइडिपिड लार्वा होता है, फिर लार्वा याद रखने का जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट indirect, that is larva is involved साइडिपिड लार्वा, है ना। तो ये लार्वा का नाम रहा। तो ये रहा किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। तो यहां पे हमने देख लिया कि हर्माफ्रोडाइट होने वाला है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने वाला है, और डेवलपमेंट जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, इनडायरेक्ट होने वाला है। और लार्वा अगर कोई पूछेगा तो एक लार्वा का अपना नाम ध्यान रखना, लेकिन ये उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लार्वा का नाम है साइडिपिड लार्वा। तो हमने एक लार्वा देखा एम्फीब्लास्टुला लार्वा, किसका, पोरीफेरा का। हमने प्लैनुला लार्वा देखा सिलेंट्रेटा का, और हमने साइडिपिड लार्वा देखा किसका, टीनोफोरा का। क्लियर हो चुका है। तो ये था किसके बारे में, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। मतलब देखो 5 मिनट में टीनोफोरा खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि सिलेंट्रेटा पे हमें कमांड था। अगर सिलेंट्रेटा सही से पढ़ा हुआ है तो टीनोफोरा में पढ़ना क्या पड़ा, कुछ नहीं, 3 लाइन एक्स्ट्रा। पहला लाइन ये पढ़ना पड़ा कि जो टीनोफोरा होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड मोटाइल होता है। दूसरा ये पढ़ना पड़ा कि यहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और तीसरा ये पढ़ना पड़ा कि जो बॉडी फॉर्म का स्ट्रक्चर बताए थे कि बॉडी फॉर्म पे कॉम्ब प्लेट होते हैं, लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी होती है जिसको बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। हाँ, साइडिपिड ही लिखे हैं, डी वाई होगा, डी वाई। तो लाइट एमिट करने की एबिलिटी होती है, और साथ ही साथ ये कैसा होता है, वॉलनट के जैसा दिखाई देता है। तो यही 3 लाइन एक्स्ट्रा हम पढ़े हैं। बाकी डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस, सिमिलर टू दैट ऑफ किसके, सिलेंट्रेटा। तो ये 2 मिनट में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लूरोब्रैकिया, इसको हम लोग सी गूजबेरी कहते हैं। आप बोलोगे सी गूजबेरीज नाम क्यों पड़ा, सी मतलब समुद्र हो गया। गूज बम्स, जब ठंडी के मौसम में बाथ करके बाहर निकलते होगे तो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ठंडी से मतलब गर्मी से अचानक से ठंडी में आए तो गूज बम्स मतलब रोंगटे खड़े हो जाने। तो गूज बम्स मतलब खड़ा कुछ हुआ है रोंगटा जैसा, है ना। कौन है, सीलिया। और बेरीज नाम क्यों रखा है, क्योंकि रंग बिरंगा है, लाइट एमिट करता है ना वो, तो रंग बिरंगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सी गूजबेरीज। कुछ है नहीं, बस नाम याद करने का एक तरीका है। तो सी गूजबेरीज हो गया। हर्मीफोरा, हर्मीफोरा को कहते हैं सी वॉलनट, वही जो अभी बताए थे, वॉलनट के जैसा दिखाई देता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल हो गया सिस्टम, इसको कहते हैं वेनस गर्डल। उसी तरीके से एग्जाम्पल हो गया बेरोई, और उसी तरीके से एग्जाम्पल हो गया टीनोप्लेना, है ना। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया। लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने बैठोगे तो उसमें हर्मीफोरा और सिस्टम का नाम कहीं कहीं आ गया है, बेरोई का नाम तो नहीं कहीं आया है, लेकिन सिस्टम का नाम कहीं कहीं आया है। तो हम 3-4 एग्जांपल एक्स्ट्रा यहां जरूरत था तो बता दिए हैं। तो याद रहे प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना तो एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि वो बुक में मेंशन है। एक्स्ट्रा में सिस्टम याद होना चाहिए, है ना। तो ये था किसके बारे में, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। क्लियर हो चुका है सभी लोगों को।
हाँ, बायरेडियल सिमेट्री होता है, जिसके एक्चुअली में इसी के अंदर शो होता है बायरेडियल सिमेट्री। वो हमारे में नहीं था इसलिए हमने नहीं बताया। मतलब एक कटिंग में बायलेटरल दो पूरा बट जाएगा, और फिर जब काटोगे तो कैसा होगा, रेडियली होगा, यानी कि दोनों बाई प्लस रेडियल जोड़ के। लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तुमको। हो गया? सभी लोगों का ये क्लियर हो चुका है? तो यहां पे अपना तीसरा फाइलम खत्म होता है, टीनोफोरा। अब आते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। बात नहीं, इधर ध्यान देना। प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटी फ्लैट, ठीक है। प्लैटी का मतलब क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अब ये फ्लैट है मतलब चपटा है, लेकिन चपटा कैसा होगा, किस इंड में होगा? तो याद रहे ये एंटीरियर इंड होता है, पोस्टीरियर इंड होता है, वेंट्रल इंड है, और ये डॉर्सल इंड है। ये डॉर्सो वेंट्रली चपटा होगा। ये जो इंड होगा मतलब ऐसे बॉडी को पकड़ के दबा देंगे। जो मेरा बॉडी है ये वेंट्रल और ये डॉर्सल है, ऐसे पकड़ के हम क्या करेंगे, इसको दबा देंगे। तो जैसा चपटा हो जाएगा वैसा ये होता है। मतलब एंटीरियो पोस्टीरियरली नहीं होगा, डॉर्सो वेंट्रली होगा। तो हम बोल सकते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो इसका जो बॉडी होने वाला है वो डॉर्सो वेंट्रली होगा। लास्ट लाइन क्या लिखे हैं, अरे तुम्हारे पास जाएगा पीडीएफ। सिस्टम वेनस गर्डल लिखा हुआ है, मोहम्मद तनवीर। सिस्टम वेनस गर्डल, फ्लैट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा। क्लियर है? अब जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फ्लैट वॉर्म। साथ ही साथ ये टेप के जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम क्या है, टेप वॉर्म। दोनों को लाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इसके फीचर्स के बारे में स्टडी कर ले। ये कैसा होने वाला है, प्लैटीहेलमिन्थिस। अभी तक हमने पढ़ा कि जो पोरीफेरा है वो कैसा था, एक्वेटिक। जो सिलेंट्रेटा है वो भी कैसा था, एक्वेटिक। जो टीनोफोरा है वो भी कैसा था, एक्वेटिक। लेकिन ये जो है एक्वेटिक भी है, और एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल पे आने की कोशिश कर रहा है। अब कोई चीज जो एनिमल, अभी से पहले सारा एनिमल पानी में रह रहा था, अब कोई एनिमल इवॉल्व कर रहा है और वो अचानक से धरती पे रहना चाहता है, तो उसको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें ये आएंगी कि पहली बात तो उसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। धरती पे रहने के लिए सबसे मेन चीज ये होता है कि धरती पे पानी की कमी है। समुद्र और नदी की तुलना में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी की कमी है, गर्मी ज्यादा है। और अगर गर्मी ज्यादा है तो जब लाइट आएगा, हीट बढ़ेगा तो पानी इवापोरेट कर जाएगा। तो ये सब चीज से बचने का तरीका होना चाहिए, तो इनके पास अभी वो तरीका डेवलप नहीं हुआ था। इसलिए क्या ये आजादी से इंडिपेंडेंटली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे एडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इनको जरूरत है किसी के मदद का, वो है होस्ट। तो इनको जरूरत है किसी के मदद का, वो है होस्ट। जिसके अंदर रहता है वो होस्ट है, और चूंकि ये रहता है तो ये पैरासाइट है। तो ये कभी भी किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंटली जमीन पे नहीं पाया जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंटली पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा। प्लेनेरिया इसका एक एग्जांपल है, प्लेनेरिया जिसको ड्यूजेसिया भी कहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली पाया जाता है, लेकिन कहां, पानी में। जमीन पे अगर ये है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर ये है, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा, यानी कि ये बॉडी के अंदर पैरासाइट होगा। इसका नाम होगा इंडो पैरासाइट। प्रिया आनंद, नो किस बात पे लिख रहे हो, वो पहले बताओ। तो प्लैटीहेलमिन्थिस जो है वो इंडो पैरासाइट भी होगा। क्लियर हो चुका है? अब इंडो पैरासाइट अगर होगा, ध्यान देना, इंडो पैरासाइट अगर होगा तो चलो हमारे ही बॉडी की बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी में एक इंडो पैरासाइट है जिसका नाम होता है टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम जिसको पॉर्क वॉर्म कहते हैं। पॉर्क, जो पिग का मांस होता है, मीट होता है, उसको पॉर्क कहते हैं। काउ बफेलो के मीट को बीफ कहते हैं, है ना। और जो सिप का होता है उसको जो है, जिसको तुम मटन कह के आते हो, वो हो गया, वो सिंपली मीट होता है। जो पॉर्क हो गया वो पिग का होता है, और जो बीफ हो गया वो काउ बफेलो का हो गया, है ना। तो हम पॉर्क वॉर्म की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब एक चीज तो हम खुद ही बता रहे हैं कि वो बीमारी फैलेगा तो पिग के मीट को खाने से ही फैलेगा और किसी चीज से नहीं फैलेगा। क्लियर है? अब पॉर्क वॉर्म जो होता है, टेनिया सोलियम जो होता है, वो हमारे बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होता है। अब जब हम बोल दिए कि हमारे इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होता है, तो मेरे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर वो टेनिया सोलियम है, चाहे कुछ भी है तो वो एनिमल है तो बॉडी वॉल होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बॉडी वॉल होगा, इंडोपैरासाइट, रिपीट, इंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में पाया जाता है, उसको इंडोपैरासाइट कहते हैं। मोहम्मद तनवीर, क्लियर है? हाँ, तो जो टेनिया सोलियम है वो हमारे बॉडी के अंदर पाया गया, कहां? इंटेस्टाइन में। वहां डाइजेस्टिव जूस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या डाइजेस्टिव जूस जो टेनिया सोलियम है उसका बॉडी वॉल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बॉडी वॉल किसका बना होता है? ऑब्वियस बात है, सेल टिश्यू का ही होगा। सेल में कौन होता है? प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? तो बताओ डाइजेस्टिव एंजाइम उस प्रोटीन पे एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसको थोड़ी पता है कि ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी गया मार देगा उसको। तो प्रोटीन अगर एक्ट करेगा तो डाइजेस्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? तब तो टेनिया सोलियम खत्म हमारे बॉडी में। लेकिन वो पैरासाइट है, वो जिंदा रहता है। इसका मतलब कैसे जिंदा रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया? हम तुमको बता दिए कि टेनिया सोलियम इंडोपैरासाइट है, ठीक है। हम ये लिखवा के निकल लिए कि टेनिया सोलियम हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, मेरा काम खत्म। लेकिन सोचोगे ना कि हमारे इंटेस्टाइन में तो एंजाइम भी होता है, ट्रिप्सिन। कहां से आता है? पैनक्रियाज से। किस फॉर्म में आता है? ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, और एक्टिवेट होकर क्या बन जाता है? ट्रिप्सिन। तो वो ट्रिप्सिन जो है टेनिया सोलियम के सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर वो करेगा तो टेनिया सोलियम खत्म हो गया। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि टेनिया सोलियम रहेगा। हम क्या बता रहे हैं? विंडो पैरासाइट होता है तो रहेगा। तो फिर बचा कैसे वो? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन से मुलाकात नहीं होने दो, यही ना कर सकते हैं। तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन से मुलाकात ना होने दें, मतलब बॉडी वॉल के ऊपर में पॉलीथीन लगा दें। अगर हम बॉडी वॉल के ऊपर में पॉलीथीन लगा देंगे, कवरिंग कर देंगे, कुछ ऐसे चीज का कवरिंग कर देंगे जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो बताना क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अरे जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तब ना कर पाएगा। जब उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो भी इंडोपैरासाइट होता है, सिर्फ टेनिया सोलियम नहीं, जो भी प्लैटीहेलमिन्थस इंडोपैरासाइट होता है, उसके बॉडी के ऊपर में एक मोटा सा लेयर होता है, एक मोटा सा लेयर होता है जिसको टेगुमेंट कहते हैं। क्लियर हो चुका है? उसके बॉडी के ऊपर में एक मोटा सा लेयर होता है जिसका नाम क्या होता है? टेगुमेंट होता है। और ये टेगुमेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया? क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? तो अब हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है? एक्वेटिक एज वेल एज पैरासाइटिक। और कौन सा पैरासाइटिक? इंडोपैरासाइट। ठीक है। जो एक्वेटिक है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, इसका दूसरा नाम है ड्यूजेसिया। ये कैसा होता है? फ्री लिविंग, इसको किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है। जो पैरासाइटिक होता है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लीवर फ्लूक हो गया, जिसको हम लोग फैस्कियोला के नाम से जानते हैं। अगला हो गया सिस्टोसोमा, इसको हम लोग ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हो गया टेनिया सोलियम, जिसको हम लोग पॉर्क वॉर्म के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके से हो गया टेनिया सैगिनेटा, जिसको हम लोग बीफ वॉर्म के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है। लीवर फ्लूक हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, टेनिया सोलियम हो गया, टेनिया सैगिनेटा हो गया, ये सब पैरासाइटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो होता है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो चुका है ये चीज? इंडो पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ flatworms और platyhelminthes consist of thick tegument. It covers body wall so that it can prevent from digestive enzyme of host's intestine. होस्ट के इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। तो ये तुमको याद होना चाहिए कि टेगुमेंट की वजह से वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर हो चुका है? अच्छा, टेगुमेंट अगर प्रेजेंट है तो सीलिया वगैरह जो होगा वो तो बॉडी वॉल पे पाया जाता है। सीलिया वगैरह जो होगा वो बॉडी वॉल पे पाया जाता है। और जैसे ही ऊपर में हम पॉलीथीन की बात कर दिए तो क्या सीलिया दिखाई देगा, या फिर ये मोटाइल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे होगा, सीलिया है ही नहीं, सीलिया तो कवर्ड हो गया ना। तो सीलिया इनके पास एक तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। किनके पास? इंडो, ये ध्यान रहे, यहां टॉपिक से हटना नहीं है। इंडो पैरासाइट के पास या तो सीलिया होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो इनके बॉडी वॉल पे बहुत कम होता है, और वो भी ढका हुआ होता है। किससे? टेगुमेंट से। तो क्या ये मोटाइल होगा? नहीं होगा। लेकिन प्लेनेरिया होगा, क्योंकि उसके बॉडी वॉल पे कौन होता है, सीलिया होता है। तो हम कह सकते हैं सीलिया प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल ऑफ प्लेनेरिया that helps in मोटिलिटी। ये किस चीज में मदद करता है? मोटिलिटी में मदद करता है। तो ये इसके बारे में खास चीज था। हाँ, नहीं, प्लेनेरिया के बॉडी में टेगुमेंट क्यों होगा? टेगुमेंट का लॉजिक हम तुमको क्या बताए? हाँ, टेगुमेंट का लॉजिक ये है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम किसको मुलाकात होगा? जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा कि जो फ्री लिविंग होगा? होस्ट के अंदर। हम पहले ही प्लेनेरिया के बारे में लिख दिए थे कि प्लेनेरिया कैसा होता है, फ्री लिविंग। तो क्या इसको किसी भी तरीके से उस चीज की जरूरत है? तो नहीं है। तो ये रहा किसके बारे में? सीलिया के बारे में, मतलब प्लेनेरिया के मोटिलिटी के बारे में। तो ये दोनों चीज क्लियर हो चुका है। अब वापस से आ जाते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब इसमें टिश्यू जो है वो जुड़ के क्या बना दिया है? ऑर्गेन। पोडीफेरा में सिर्फ सेल था, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में सेल जुड़ के क्या बनाया? टिश्यू। और प्लैटीहेल्मिन्थिस में टिश्यूज जुड़ के क्या बनाए हैं? ऑर्गेन। हाउएवर इसमें कुछ ऑर्गेन सिस्टम है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको ऑर्गेन सिस्टम में नहीं डाला गया है। जैसे कि बोलोगे सारा ऑर्गेन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए इसको ऑर्गेन सिस्टम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी होता है, इसलिए बोल रहे हैं कुछ ऑर्गेन सिस्टम होगा। फिर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुमसे पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैरासाइटिक नहीं समझे। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। हिंदी में अगर हम बोलें तो परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे पे जो डिपेंड करता होगा, है ना। तो जो होस्ट है, अगर होस्ट के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है तो जो डिपेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। जैसे मच्छर, मॉस्क्यूटो हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है। तो जो मॉस्क्यूटो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बाहर होता है, इसलिए नाम है एक्टो। और कैसा है? डिपेंड करता है, इसलिए पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट कहलाता है। क्लियर है? होस्ट के बाद क्या लिखे हैं? होस्ट के बाद इंटेस्टाइन लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल कैसा होगा, मतलब पूरे इंटायर एनिमल किंगडम में सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अगर धरती पे आया तो कौन आया, प्लेटीहेलमिन्थिस। ये क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ विच वॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर इज प्लेटीहेलमिन्थिस। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ ए सिलोमेट होगा, मतलब सिलोम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा कहां से, नहीं होगा, ए सिलोमेट है मतलब यहां पे सिलोम अब्सेंट होगा। ठीक है, सिलोम का मतलब हम बता चुके हैं, सिलोम का मतलब होता है जो मेजोडर्मल लाइंड बॉडी कैविटी नहीं होगा, तो ये ए सिलोमेट एनिमल होता है। तो ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, तो डाइजेशन कैसा होने वाला है, तो क्या यहां डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इनफैक्ट एब्सेंट भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है और इनफैक्ट एब्सेंट भी है। इसमें 3 क्लास होते हैं, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ट्रीमेटोडा, ट्यूबुलेरिया और सिस्टोडा, है ना। जो सिस्टोडा क्लास होता है, हम लिख देंगे कहीं पे, जो सिस्टोडा क्लास होता है उसमें टेपवर्म्स पाया जाता है। तो सीधा तुमको याद रखना है, जो टेपवर्म्स है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो बाकी दोनों बताया गया है, मतलब फ्लैट वॉर्म, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कैसा, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है। तो हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन टेपवर्म क्लास सिस्टोडा। प्लैटीहेलमिन्थिस का जो क्लास है सिस्टोडा, प्लैटीहेलमिन्थिस का जो क्लास है सिस्टोडा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट इन फ्लैटवर्म क्लास ट्यूबुलेरिया एंड ट्रीमेटोडा। ट्यूबुलेरिया और ट्रीमेटोडा नाम का जो क्लास है जिसमें फ्लैटवर्म है, उसमें इनकम्प्लीट होगा, लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो बस याद रखना है, क्लास तुमको याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिख जाता है, इसलिए हम बता दिए। तुम्हारे लिए तो इतना काफी है कि टैपवर्म और फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा और टैपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, है ना। तो इनकम्प्लीट अगर होगा इसका मतलब क्या है, ब्लाइंड सैक लाइक टिब्यूल हैविंग ओनली वन opening, that is mouth, serves ingestion and egestion। मतलब इसके पास ब्लाइंड सैक लाइक होगा बॉडी प्लान, जिसमें कि ट्यूब के पास सिर्फ एक ओपनिंग होगा और इस ओपनिंग का नाम क्या होगा, माउथ। और यही माउथ इंजेशन और इजेशन में दोनों चीज में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर हो चुका है। तो ये था किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मान लो कि चलो इतना काम हो गया अपना, लेकिन अगर अब्सेंट होता है तो फिर कैसे लेता होगा, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के कोई जिंदा रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। चाहिए ना, खाना तो चाहिए, अब सिस्टम ही नहीं है तो कुछ तो जुगाड़ लगाता होगा। तो कैसे जुगाड़ लगाता है, जो टैपवर्म वगैरह होता है वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंडो पैरासाइट होता है, तो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये क्या करता है कि इसका जो बॉडी वॉल होता है ना, वो बॉडी वॉल कैपेबल होता है फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब ये जो बॉडी वॉल होगा वो कैपेबल होता है फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। या इसके अलावा इसके सेगमेंट में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सकर्स कहते हैं, अभी हम डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे। वो सकर्स क्या करता है, फूड न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। लेकिन कौन सा न्यूट्रिएंट, तो हमने खाना खाया,
हमारा खाना कहां गया है? स्टमक में। स्टमक के बाद कहां गया है? इंटेस्टाइन में। वहां डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कौन से पार्टिकल्स हैं? सिंपल, जैसे ग्लूकोज है, जैसे प्रोटीन में सिंपल अमीनो एसिड है, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अमीनो एसिड को करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को नहीं करेगा, किसको करेगा? ग्लूकोज को करेगा। मतलब जो सिंपल न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इनको? अरे जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या डाइजेस्ट करने की जरूरत है? जब अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या डाइजेशन की जरूरत है? इसीलिए इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस पे नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम की अगर हम बात करें, हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमारे बुक में है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बॉडी एकदम टेप के जैसा, जो टेप होता है जो टेलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे टेप के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है टेप वॉर्म। और अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनाया गया है कि इमेजिन कर सकते हो कि आगे यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल ऐसे कोई पकड़ के चिपटा कर दिया है, तो ये फ्लैट होता है। तो फ्लैट तो होगा, ये मत बोल देना कि टेप वॉर्म है तो फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट तो होगा लेकिन टेप के जैसा भी दिखेगा। लेकिन ये दिखता सेगमेंट है, ये दिखता सेगमेंट है, लेकिन ये ट्रू सेगमेंट नहीं है, ये स्यूडो सेगमेंटेड है। क्यों है अब आंसर हम समझा देते हैं, लेकिन ये स्यूडो होता है। क्लियर है? पहले इसके स्ट्रक्चर्स का नाम देख लें हम। तो सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है स्कॉलेक्स। ये जो पोर्शन है इसका नाम होता है नेक। और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोबिला। और इस स्ट्रोबिला में जो डिफरेंट सेगमेंट है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, ये सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्लॉटिड्स। अब देखना क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले कौन बनता है? स्कॉलेक्स बन गया, और स्कॉलेक्स के नीचे कौन बन गया? नेक बन गया। ये इस तरीके से बन गया। अब देखो सेगमेंट फर्दर कैसे बनेगा। जो पहला सेगमेंट होगा वो यहां से इस तरीके से आगे डेवलप कर जाएगा। ये फर्स्ट सेगमेंट बन गया, ये फर्स्ट स्ट्रोबिला हो गया। अब आगे डेवलपमेंट जब होगा तो ये डेवलपमेंट कैसा होगा? ये नेक हो गया, और यहां पे जो फर्स्ट सेगमेंट होने वाला है, जो फर्स्ट सेगमेंट होने वाला है उसकी जगह पे यहां पे अब दूसरा सेगमेंट यहां पे बन गया, जो कि रेड कलर से हम दिखा रहे हैं। ये दूसरा सेगमेंट बन गया, और जो पहला सेगमेंट है वो कहां चला गया? नीचे चला गया। देखो, तो पहला सेगमेंट यहां बना है ना, ये कौन है? स्कॉलेक्स। ये कौन है? नेक। और ये कौन है? फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट प्रोग्लॉटिड कह सकते हो या फर्स्ट स्ट्रोबिला कह सकते हो। अब फर्दर जब डेवलपमेंट होगा तो ये कौन है? स्कॉलेक्स। ये कौन है? नेक। और ये कौन हो गया? सेकेंड सेगमेंट। और ये कौन हो गया? फर्स्ट सेगमेंट। यानी कि देखो, हर बार जो नया वाला बनेगा, हर बार जो नया वाला बनेगा वो नेक के बाद वाले में बनता चला जाएगा। यानी कि जो ट्रू सेगमेंट होता है वो तो जन्म से ना ट्रू सेगमेंट होता है। क्या कॉकरोच में कभी ऐसा पढ़ाया गया कि जन्म के दौरान लार्वा में 2 सेगमेंट होता होगा और एडल्ट में 13 सेगमेंट हो जाएगा? कभी नहीं, शुरू से 13 सेगमेंट था। यहां पे क्या हो रहा है कि सेगमेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये ट्रू सेगमेंटेशन की ओर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी तरफ ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग कौन सा सेगमेंटेशन कहेंगे? स्यूडो सेगमेंटेशन। क्लियर हो चुका है? अब तो बताना, सबसे पहला सेगमेंट कहां है? आखिरी में कि पहले? आखिरी में है। अभी ना इसलिए नहीं कहानी बना रहे थे। सबसे पहला सेगमेंट जो होगा वो कहां होगा? आखिरी में। और यहां जो सेगमेंट है वो कैसा होगा? नया वाला।
यानी कि मैच्योर होगा कि इमैच्योर होगा, इमैच्योर होगा। इसलिए बुक्स वगैरह में इनका नाम लिखा रहता है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड, इसका नाम रहता है मैच्योर प्रोग्लॉटिड, और इसका नाम रहता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। अब इस तीनों का मतलब हम डिफाइन कर देते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। इमैच्योर का मतलब होता है यहां पे सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं किया है, सेक्स ऑर्गन डू नॉट डेवलप्ड, मतलब इन सेगमेंट में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं किया है। मैच्योर का मतलब है सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गया है, सेक्स ऑर्गन डेवलप कर चुका है। तो फिर ग्रेविड का मतलब क्या है? ग्रेविड का मतलब होता है कुछ भरा हुआ। तो क्या भरा हुआ? इसमें जो यूटेराइन एरिया होगा ना, उस यूटेराइन एरिया में एग भरा हुआ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एग्स फिल्ड इन यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी में कौन फील्ड होगा? एग्स फील्ड होगा। तो आप खुद ही देख लो, सबसे पहले जो बना होगा उसमें तो यहां तक आते आते सेक्स ऑर्गन बन गया होगा, और यहां तक आते आते फर्टिलाइजेशन भी हो गया होगा। तो इससे पता चलता है कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है। इसे यही ना पता चल रहा है, जब खुद में ही रिप्रोड्यूस कर गया, मतलब ये बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होता है। एक ही एनिमल है सिस्टोसोमा, जो हम नाम लिखे थे अभी, सिस्टोसोमा जो लिखे थे हम यहां पे, ये सिस्टोसोमा जो होता है ये एक्सेप्शनली यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सब कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो ये बाइसेक्सुअल अगर यहां पे होता है तो मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? बॉडी के अंदर की बाहर? अंदर ही हो गया, तब ना यहां एग भरा हुआ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल होगा। क्लियर हो चुका है? तो ये प्रोग्लॉटिड्स के बारे में है। हालांकि ये एक लेवल हम ऊपर गए हैं, तुम्हारे लिए बस इतना काफी है कि बॉडी में सेगमेंट है, और ये सेगमेंट कैसा है? फॉल्स सेगमेंट है। तो हम यहां बोल सकते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन इज सीन इन टैपवॉर्म। टैपवॉर्म में जो सेगमेंटेशन दिखेगा वो कैसा होगा? स्यूडो होगा। स्कॉलेक्स हिडन रहता है क्योंकि सेगमेंट चेंज करने पर एक नया एक्सकॉलेक्स आ रहा है। नया स्कॉलेक्स आ रहा है। स्कॉलेक्स क्यों ला रहे हो जी? नेक के नीचे डेवलप कर रहा है ना, स्कॉलेक्स तो ऊपर है। अभी स्कॉलेक्स का काम बचा हुआ है, रुको अभी। क्लियर हो गया? अब लास्ट कहां पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे हाँ, कौन? ये वाला जिसकी बात कर रहे हैं, टेनिया सोलियम, ये इंटेस्टाइन में होगा। तो टेनिया सोलियम का टेप सबके अलग अलग में पाया जाएगा। अभी हम एक का लाइफ साइकिल लेके तुमको पढ़ा देंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी इसको खत्म होने दो, फिर किसी एक का एग्जांपल लेके लाइफ साइकिल हम बता देंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल में भी एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, तो वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो ये जो होता है, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये कहां पाया जा रहा है? इंटेस्टाइन में। मान लो ये इंटेस्टाइन में ऐसे पाया जा रहा है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, देखना इधर, ये हमारा इंटेस्टाइन है। अब इस इंटेस्टाइन में अगर ऐसे करके टेनिया सोलियम पाया जाएगा, ऐसे करके अगर पाया जाएगा, तो इधर से अगर फूड पार्टिकल आएगा, इंटेस्टाइन में तो फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा होता है ना, तो फूड पार्टिकल आएगा तो उसको लेके चला नहीं जाएगा, वो तो मूव कर जाएगा ना लेके। तो इसको रहना है कि निकल जाना है? रहना है। तो ये क्या करेगा? कहीं पे अटका रहेगा कि नहीं रहेगा? कहीं अपने आप को फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? तो फंसाने का नाम आया तो हुक्स, यानी कि इसके पास क्या होता होगा? हुक्स होता होगा। तो बिल्कुल इसके स्कॉलेक्स वाले इंड पे यहां पे कौन प्रेजेंट होता है? हुक्स प्रेजेंट होता है। तो ये हुक्स है। हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ होस्ट। होस्ट के साथ अटैच करने में हुक क्या करता है? मदद करता है। साथ ही साथ अब इसको क्या करना है? फूड को एब्जॉर्ब भी करना है, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है।
अब फूड को अगर एब्जॉर्ब करना है तो बोलोगे बॉडी सरफेस कर लेगा, तो उतना नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर कौन है, टेगुमेंट है, थोड़ा मोड़ा कर पाएगा, बहुत नहीं कर पाएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके पास कुछ होना चाहिए, नाम है सकर्स। तो इसके स्कॉलेक्स में यहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सकर्स। ये सकर्स अटैचमेंट में भी मदद करता है, ये पूरा मसल्स में या फिर लेयर में चिपकेगा तब ना फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो ये अटैचमेंट में भी मदद करता है और फूड को सक करने में भी मदद करता है। सकर्स हेल्प्स इन अटैचमेंट एंड ऑल्सो sucks the simple nutrients from host। होस्ट में से सिंपल न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, ये सक कर लेता है। तो ये काम किसका हो गया, सकर्स का। यानी कि इसके स्कॉलेक्स में जो है यूटेराइन कैविटी लिखे, हाँ यूटेराइन कैविटी लिखा हुआ है, तो जो स्कॉलेक्स होता है उस स्कॉलेक्स में सकर्स होता है, और सकर्स के साथ साथ क्या होता है, हुक्स होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अब यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंडो पैरासाइट होता है, जो इंडो पैरासाइट होता है उसमें क्या क्या खास चीजें हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाएगा, तो सीधा बोलना बॉडी इज कवर्ड बाय टेगुमेंट। दूसरा, दे हैव हुक्स एंड सकर्स ड्यू टू विच दे कैन एब्जॉर्ब द सिंपल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। तो ये सब आंसर हम बता सकते हैं, है ना। तो ये था किसके बारे में, टेनिया सोलियम का स्ट्रक्चर। टेनिया सोलियम क्लियर है। तो ये था टेनिया सोलियम का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये समझ में आ चुका है कि क्यों इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो सेगमेंटेड कहते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं इंडोपैरासाइटिक फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेगुमेंट hooks and suckers for their adaptation। उसके एडेप्टेशन के लिए उसके पास हुक्स होना चाहिए, सकर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टेगुमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यहां पे हो गया खत्म। डाइजेशन क्लियर हो चुका है ना। अब यहां पे डाइजेशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन बच गया, डाइजेशन के बाद है गैसियस एक्सचेंज। तो नाम ही लेना बेकार है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो किससे होगा, बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम बात ही करना बेकार है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब से मतलब एस्की हेलमिंथिस तक मान लो बोलना भी भूल गए हम, तो अपने आप समझना एस्की हेलमिंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। सर्कुलेशन के बाद आता है एक्सक्रीशन, उसकी बात होगी यहां पे। तो इसको पहले यहां पे कर ले हम, गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस। अच्छा, ये एनारोबिक हो सकता है कि नहीं, प्लैटीहेलमिंथिस एनारोबिक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। जो इंटेस्टाइन में है वो एनारोबिक ही होगा। वो अगर इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है तो वो कैसा होगा, एनारोबिक ही होगा। तो ये याद रहे, जो इंडो पैरासाइटिक फॉर्म होता है, जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहां पे कोई भी, अब इंटेस्टाइन में थोड़ी हमारे हवा जा रहा है तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो वो कैसा फॉर्म होता है, एनारोबिक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट। एक्सक्रीशन ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप देखो आसान हो गया, बाय किससे, प्रोटोन नेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल। ये वेल डेवलप्ड होता है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए बोले थे कि कुछ ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी बोल मत देना ऑर्गन सिस्टम, यहां लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ही कहलाएगा क्योंकि सब डेवलप्ड नहीं है। तो यहां एक्सक्रीशन जो होने वाला है वो किससे होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल। वापस से एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, तो अमोनिया ही होगा। तो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होने वाला है वो है अमोनिया। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, अच्छा अमोनिया जो है, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया कि प्लैटीहेलमिन्थेस एक्सक्रीट, कंफ्यूजन हो रहा है, किसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें तो कुछ बता ही नहीं है, इसमें तो बस इतना बताए हैं कि जो इंडोपैरासाइटिक फॉर्म होगा अगर उसको जिंदा रहना है तो उसके बॉडी के ऊपर में टेगुमेंट होना चाहिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाएगा, हुक्स होना चाहिए जो किसके साथ, होस्ट के साथ जोड़ेगा, और सकर्स होना चाहिए जो जोड़ेगा भी और प्लस क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम तो बोलना ही बेकार है, और एक्सक्रीशन किससे होगा, फ्लेम सेल से होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया। अच्छा अमोनिया जो है वो रिलीज किस फॉर्म में करेगा, ये सब मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, चलो पोरीफेरा ही लेके चलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ पोरीफेरा इज रिलीज्ड एज क्या, अमोनिया। पोरीफेरा बोले तो फ्लेम सेल कहां ला रहे हो, यूरिया कहां से आ गया, अमोनिया है तो किस फॉर्म में रिलीज होगा, हाँ किस फॉर्म में, अमोनिया, अमोनियम आयन, यूरिया, यूरिक एसिड, चार ऑप्शन दे दिए। द नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ पोरीफेरा इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया कभी भी अमोनिया के फॉर्म में रिलीज पानी में हो ही नहीं सकता है, सिंपल सा यूरिया कहां से आ गया जी, सिंपल सा केमिस्ट्री है कि जो अमोनिया होता है उसको NH3 लिखते हैं, NH3 में N के ऊपर लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, तो लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर का H+ उठा लेगा, और क्योंकि इसके पास ज्यादा है और कमी है इधर, है ना, तो ये तुरंत H+ उठाएगा, और H+ उठा के क्या बन जाएगा, NH4, इसी को ना अमोनियम आयन कहते हैं। तो ये याद रखना, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री को बायोलॉजी में अप्लाई भी करो, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपस में मिल रहा होता है। फिजिक्स ज्यादातर नहीं मिलता है, केमिस्ट्री ज्यादा नहीं मिलता है, फिजिक्स अरे मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, 2-3 जगह पे मिलेगा, और केमिस्ट्री ज्यादातर मिलता है ना, तो वो चीज तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन जो है हमेशा, अब देखो बेसिक सा चीज था, हम अमोनिया पढ़ा के निकल लिए, मेरा काम हो गया, तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, मान लो क्वेश्चन पूछ दिएगा कि बोनीफिस है ना, जो बोनीफिस है हमने पढ़ा दिया अमोनिया रिलीज करता है, मेरा काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि बोनीफिस एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन वही 4 दे दिया, तब तो मामला अटका दिया ना, क्योंकि अमोनिया तुम याद करके गए हो लेकिन अमोनिया के फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि हम सिंपल केमिस्ट्री जानते हैं, अमोनिया पानी में जाएगा, क्यों बोलते हो हाईली सॉल्युबल, याद करते हो ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, यही तो कारण है हाईली सॉल्युबल का, यहां लोन पेयर की वजह से इतना तेजी में घुलता है ये कि ये तुरंत किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमोनियम आयन। तो ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखना होगा। हाँ राजा कुमार, अमोनियम आयन ही होगा। यूरिक एसिड कौन बोल रहा है, रोशन कुमार, गलत है, अमोनियम आयन होगा। क्लियर हो चुका है, तो एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन के बाद आता है अपना कौन सा, लोकोमोशन, तो पहले ही बता दिए, जो इंडोपैरासाइटिक फॉर्म होगा वो लोकोमोट नहीं करता है, लेकिन जो कौन सा फॉर्म होता है फ्री लिविंग, वो सीलिया की मदद से लोकोमोट करेगा। उसके बाद आता है लोकोमोशन के बाद आता है अपना नर्वस। नर्वस में कुछ खास है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर हम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू देखें, ये हमने ऐसे ही एक प्लेनेरिया का एग्जांपल ले लिया है, प्लेनेरिया है, इसके डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं नर्वस सिस्टम, तो इसको स्कैन डायग्राम, माइक्रोस्कोप पे जो स्कैन डायग्राम है उसको देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम नर्वस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं।
यहां नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, रॉड के जैसा स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये नर्व कॉर्ड दो होता है, दो नर्व कॉर्ड लॉन्गिट्यूडनल होगा, मतलब बॉडी के इस प्लेन में होगा। अगर ऐसे होता तो ट्रांसवर्स होता, ये कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। और जो एंटीरियर इंड होगा ना, मान लो कि इधर वाला एंटीरियर इंड है, तो जो एंटीरियर इंड होगा ना वहां पे ऐसे रिंग बना के रहता है, तो यहां पे क्या होगा, सेरेब्रल रिंग होगा, इसको सेरेब्रल रिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सेरेब्रल रिंग से कितने नर्व कॉर्ड निकल रहे हैं, दो नर्व कॉर्ड निकल रहे हैं, ये दो नर्व कॉर्ड ऐसे करके निकल रहा है। और ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड आपस में जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स न्यूरॉन्स। तो ऐसे करके ये आपस में जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम है। तो ये कैसा लग रहा है तुमको, लग नहीं रहा है सीढ़ी के जैसा है, लैडर के जैसा है, इसलिए एक लाइन में बोल के खत्म किया जाता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो इसको हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ये कौन है, ये है रिंग लाइक सेरेब्रल गैंग्लिया, ये है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, 2 इन नंबर, और ये है ट्रांसवर्स गैंग्लिया, है ना, ये ट्रांसवर्स गैंग्लिया है। तो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम तुमको दिखाई दे रहा है, ये नर्वस सिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है, लैडर के जैसा। और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, ये तो डायग्राम हमने समझने के लिए बताया कि लैडर डायरेक्टली कोई बोल लेगा तो नहीं समझ में आएगा, तो ये तुम्हारे सामने आंसर रख दिया गया है कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, क्योंकि लैडर के जैसा ये दिख रहा है, लेकिन हकीकत में लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कितना होता है, ये कब से, सौर्य शर्मा, ये कब से इंटेस्टाइन में होता है। अरे अभी पहले नर्वस सिस्टम तो पढ़ लो, तब ना इंटेस्टाइन पे आते हैं। रिंग लाइक सेरेब्रल गैंग्लियन होगा, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होगा और ट्रांसवर्स गैंग्लिया होगा। अरे बात नहीं, इधर ध्यान दो, क्लियर हो चुका है। तो ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बाद अब आगे बात करें तो कौन सा आता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के आधार पे एनिमल कैसा होगा, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, अभी तो बताए बाइसेक्सुअल। सिस्टोसोमा को छोड़कर सब के सब कौन होते हैं, बाइसेक्सुअल। अगर फर्टिलाइजेशन देखें तो कैसा बताए थे, इंटरनल, है ना। और डेवलपमेंट की अगर बात करें यहां पे तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अब वो कैसे होगा, एक दो एग्जांपल लेके देख लेंगे। ये वाला हो चुका है सभी को, प्लैटीहेलमिन्थेस आर बाइसेक्सुअल। प्लैटीहेलमिन्थेस जो है वो बाइसेक्सुअल है, एक्सेप्शन सिस्टोसोमा जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो सिस्टोसोमा जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सब के सब कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर हो चुका है। तो ये बाइसेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल यहां पे अपना हो गया, एनसीईआरटी के अनुसार काम खत्म। लेकिन क्लास 12th में जब जाओगे और एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में डिजीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। उस डिजीज में टेनियसिस नाम का बीमारी आ सकता है, उस डिजीज में सिस्टेरिसर्कोसिस नाम का बीमारी आ सकता है। तो वो डिजीज किससे होता है, तो वहां तुमको बोल दिया जाएगा कि टेनियसिस टेनिया सोलियम से होता है,
सिस्टेरी सर्कोसिस भी टेनिया सोलियम से होता है, तो वहां पे आप कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होगा कि ये कैसे होता है ना। और उसके अलावा और भी बीमारी है, जैसे कि वहां पे बताया जाता है कि सिस्टोसोमा जो होता है, जो ब्लड फ्लूक होता है, वो भी बहुत सारी बीमारी को कॉज करता है। तो हम एक दो का एग्जांपल देख के देखते हैं कि किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, एक चीज क्लियर हो जाएगा। दूसरा, उसी चैप्टर में क्लास 12th में डिजीज वाले चैप्टर में ही बताया जाएगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डाइजेनेटिक होते हैं, है ना, डाइजेनेटिक होते हैं। जैसे तुमको सबसे मेन बताया जाएगा प्लाज्मोडियम के बारे में, मलेरिया तुमको पढ़ाया जाएगा वहां। और मलेरिया जब पढ़ाया जाएगा तो मलेरिया में बताया जाएगा कि मलेरिया कॉज कौन करता है, मच्छर की प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मच्छर से नहीं होता है, मच्छर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कैरियर वेक्टर होता है और कुछ नहीं होता है, तो प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। और प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, ये ध्यान रहे। तो वही वर्ड हम तुमको समझाने जा रहे हैं ताकि वहां दिक्कत ना हो। कौन सा वर्ड, डाइजेनेटिक, क्या होता है। फैस्क्यूला लीवर फ्लूक, फैस्क्यूला लीवर फ्लूक, ये कैसा एनिमल होता है, डाइजेनेटिक। अब ध्यान देना इधर, डाइजेनेटिक का मतलब क्या, डाई का मतलब दो, और जेनेटिक का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, हम ह्यूमन हैं तो हम सब का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लगभग बराबर होगा, बस जीन में फर्क होगा, हमारे डीएनए में फर्क नहीं होगा। अच्छा, किसको किसको लगता है कि हमारे डीएनए में फर्क होगा, डीएनए में फर्क नहीं होता है। अगर सीआईडी देखते हुए तो उसी से समझ में आएगा डीएनए में फर्क नहीं होता है। ब्लड में गिरा होता है किसी का, तो ब्लड डॉग का है कि काऊ का है कि बफेलो का है कि ह्यूमन का है, कैसे पता चला, ब्लड उठाया, आइसोलेट किया, डीएनए मिल गया, बोल दिया ह्यूमन का है। लेकिन कौन ह्यूमन का है वो जीन बताएगा। समझ में आया। तो हमारे फर्क कहां है, जीन में फर्क होता है, याद रहे ये चीज। तो जीन में फर्क है, डीएनए में फर्क नहीं है, हमारे क्रोमोसोम नंबर में फर्क नहीं होगा। हम जितने भी बैठे हुए हैं सबके पास जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 23 पेयर होगा। हाँ, लड़का और लड़की में एक्स और वाई का डिफरेंस आएगा, वो अलग बात है, लेकिन नंबर क्या होगा हमारे में, सेम होगा, 23 पेयर होगा। क्लियर है ये बात। तो सेम चीज यहां पे है। तो फैस्क्यूला डाइजेनेटिक है, कहने का मतलब क्या, दो अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला एनिमल इसको चाहिए। फैस्क्यूला क्या है, इंडो पैरासाइट है, इसमें कोई डाउट है। फैस्क्यूला क्या है, इंडो पैरासाइट है। तो अपना पूरा जिंदगी इसको बिताने के लिए, फैस्क्यूला को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत है। लाइन समझ में आ रहा है। फैस्क्यूला को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए कितना होस्ट चाहिए, दो। क्या दो ह्यूमन से काम चल जाएगा, एक मेरे अंदर एक इसके अंदर, होगा नहीं, क्योंकि मेरा और इसका डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन लगभग क्या है, बराबर है। तो किसका जरूरत होगा, दो डिफरेंट होस्ट का होगा। यानी कि हम हैं तो नॉन ह्यूमन होना चाहिए, एक ह्यूमन है तो एक नॉन ह्यूमन होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके अंदर कितने होस्ट चाहिए, दो होस्ट। तो हम बोल सकते हैं रिक्वायर्स टू डिफरेंट, मत बोल देना, भूल जाना, टू डिफरेंट होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब समझ में आया। इसको दो होस्ट, दो डिफरेंट होस्ट की जरूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को क्या करने के लिए, कंप्लीट। लेकिन डिफरेंट किस आधार पे, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। मतलब सेम स्पेसीज का ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, दो डिफरेंट तरह का होना चाहिए। जैसे एक है पिग तो दूसरा है ह्यूमन, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम डाइजेनेटिक होता है। टेनिया सोलियम का एक होस्ट कौन होता है, पिग होता है, दूसरा कौन होता है, ह्यूमन होता है। टेनिया सैगिनेटा बीफ वॉर्म है, एक होस्ट उसका काऊ होता है तो दूसरा कौन होता है, ह्यूमन होता है। उसी तरीके से फैस्क्यूला लिवर फ्लूक, दो होस्ट, एक इसका कौन होता है, शिप, भेड़ जो होता है शिप होता है, और दूसरा स्नेल होता है। स्नेल, स्नेल एक मोलस्का होता है ना, तो उसके अंदर पाया जाता है। तो ये ध्यान रहे। तो ये चीज जो है वो किसके लिए था, फैस्क्यूला के लिए। क्लियर हो चुका है। उसी तरीके से टेनिया सोलियम भी, टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनेटा आर डाइजेनेटिक
जेनेटिक। क्लियर है? तो ये भी डाइजेनेटिक होता है। समझ में आ चुका है? तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम का चीज है जो पहले सिलेबस में हुआ करता था लेकिन अब हटा दिया गया है, फिर भी हल्का सा इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। किसके बारे में? टेनिया सोलियम के बारे में। कि टेनिया, एक चीज होना चाहिए ना, प्रूफ होना चाहिए ना कि टेनिया सोलियम किस तरीके से डाइजेनेटिक होता है। हमने तुमको लिख दिया, हमारा काम हो गया कि ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक हमने समझा भी दिया कि कैसे होगा। दो डिफरेंट के पहले क्या लिखे हैं? रिक्वायर्ड्स लिखे हैं। ये चीज क्लियर हो चुका है? तो डाइजेनेटिक होता है। तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? टेनिया सोलियम के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम। कितने होस्ट की जरूरत है? 2 होस्ट। तो हम बोल सकते हैं टेनिया सोलियम जो है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक, दैट इज 2 होस्ट। एक होस्ट प्राइमरी होगा और एक होस्ट सेकेंडरी होगा। प्राइमरी होस्ट होगा और सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी किसको कहोगे और सेकेंडरी किसको कहोगे? तो प्राइमरी हम उसको कहेंगे जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, होस्ट नहीं पैरासाइट का, क्योंकि तुमको अभी टेनिया सोलियम के आधार पे चलना है, अपने आधार पे नहीं चलना है। तो वो होस्ट जिसके अंदर टेनिया सोलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो कौन सा होस्ट होगा? प्राइमरी होगा। और जिसके अंदर वो डेवलप करेगा वो कौन सा होस्ट होगा? सेकेंडरी होगा। तो यहां प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, क्योंकि हमारे ही बॉडी में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेकेंडरी होस्ट होने वाला है वो कौन होने वाला है? पिग होने वाला है। ठीक है? तो प्राइमरी होस्ट वो होता है वेयर पैरासाइट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, डीएनए सेम होता है तो ह्यूमन में सबका फेस, अरे जीन अभी बताए तो, डीएनए सेम होता है तो ह्यूमन में सबका फेस यो नहीं होता। बॉटनी वाला सर तो बोले थे डीएनए के ऊपर जो जीन है, एक्चुअली में डीएनए और जीन के बीच का डिफरेंस, पहला बात तो बता दे, कहां चला गया? जो सर जहां जो बोले वहीं पे बात करना है ना। और दूसरी बात हम जहां पे बात करते हैं तो पहला चीज ये है कि डीएनए और जीन के बीच का तुमको डिफरेंस नहीं पता है। कैजुअली तो सही में बोला जाएगा वही बात, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डीएनए हो गया और डीएनए का वो फ्रैगमेंट, डीएनए का वो फ्रैगमेंट जो एक्सप्रेस होता है, मान लो कि ये डीएनए है, ये मेरा डीएनए है ना, मेरे अंदर डीएनए का ये वाला फ्रैगमेंट एक्सप्रेस हो रहा है तो ये मेरा जीन है, यही तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर ये एक्सप्रेस हो रहा है, तो तुम्हारा ये जीन है। तो जब मेरे अंदर ये एक्सप्रेस हुआ तो मेरे अंदर कुछ और प्रोटीन बनेगा ना, तुम्हारे अंदर जब ये एक्सप्रेस हुआ तो तुम्हारे अंदर कुछ और प्रोटीन बनेगा ना। तो हम सबका एक जैसा रिसेम्बलेंस होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो वो चीज है यहाँ पे। तो पढ़ोगे क्लास 12th में, अभी कहां से समझ जाओगे? क्लास 12th में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पढ़ाया जाएगा। ये क्लियर हो चुका है? तो ये था किसके बारे में? सेकेंडरी होस्ट और प्राइमरी होस्ट। तो अब हल्का सा देख लें तेजी में क्या होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? एडल्ट टैनिया सोलियम सेक्सुअली reproduce so gravid प्रोग्लॉटिस फॉर्म्स। तो बता ही दिया पहले ही कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में क्या होता है? एक वगैरह होता है जो कि यहां पे भरा हुआ होता है, ये चीज है। अब यहां पे क्या होने वाला है आगे? जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होगा, gravid proglottid is released in human intestine। मतलब अब क्या होगा? टैनिया सोलियम अपने ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को रिलीज कर देगा। जो लास्ट वाला होगा ना उसको क्या करेगा? इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा। अब रिलीज करते जाएगा, मतलब शुरू में बन रहा था और लास्ट वाला क्या होते जाएगा? टूटते जाएगा।
था ना यहां पे स्ट्रक्चर, ये नेक हो गया, अब यहां पे ऐसे टूट गया, यहां पे ऐसे टूट गया, यहां पे ऐसे टूट गया, तो दिख रहा होगा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है वो लास्ट वाला है कि नहीं है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला इन सब टूट टूट के हटते जाएगा, तो कहां टूट रहा है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फीसेज है कि नहीं है, फीसेज मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना, तो फीसेज है, तो बताओ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है वो ह्यूमन के फीसेज के साथ मिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा, और मिक्स होने के बाद वो कहां आ जाएगा, फीसेज के थ्रू बाहर, ठीक है, फीसेज के थ्रू बाहर आएगा। मैक्सिमम लोग जो गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में लोग रहते हैं, वो अभी भी जो सैनिटाइज्ड टॉयलेट्स वगैरह है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खेतों में ही जाते हैं, तो आप फीसेज बताओ कहां पे है, ओपन एरिया में है, तो फीसेज ओपन एरिया में है, और जो पिग होता है वो फीसेज को फीड करता है, तो पिग आया और पिग ने क्या खा लिया, फीसेज खा लिया, तो उस फीसेज के अंदर कौन था, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड अब पिग के बॉडी में गया कि नहीं गया, गया, और वहां वो डेवलप करता है लार्वा में, नाम है ऑन्कोस्फेयर लार्वा, और ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा जो होता है वो फिर उसके अंदर डेवलप करके बनाता है सिस्टेरी सर्कस लार्वा, और वो लार्वा पिग के मसल में जाके डेवलप करता है, क्लियर है, और पिग के मसल में कौन सा लार्वा होगा, सिस्टेरी सर्कस लार्वा। अब उसी पिग को कोई पकड़ा, मारा और उसको खाया, लेकिन कैसे, तो आजकल स्टाइल चला है तंदूर वाला, वो पकाता नहीं है, उसको सेक कर खाता है, तो सेक कर खाने से क्या होता है, वो फुल्ली जो है कुक नहीं हुआ है, और फुल्ली अगर कुक नहीं हुआ है तो उसमें लार्वा बच जाता है। अगर उसको तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे बॉइल्ड होता है अगर वैसे खाओगे तब कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन उसको रोस्ट करके अगर ले रहे हैं तब उस मसल में कौन जिंदा रह गया, लार्वा, और अगर वो जिंदा रह गया तो कहां गया, ह्यूमन के बॉडी में, फिर डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। इसको हम तेजी से इसलिए बता दिए क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो इसको अगले वाले क्लास में हम लिख कर बता देंगे कि कैसे डेवलप करता है, क्लियर है, तो ये खत्म है, बस यही एक टॉपिक बच गया है बताने को, तो अगले वाले क्लास में कर दिया जाएगा। चलो।